गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे थर्ड चैप्टर का फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन होता क्या है, आज हम इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फ्यूज़न होता है किसका, स्पर्म का और ओवम का। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। यानी कि स्पर्म जो है वो मेल गैमेट है और जो ओवम है वो फीमेल गैमेट है। इन दोनों के मिलन को, इन दोनों के फ्यूज़न को, इन दोनों के एक होने को ही क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता क्या है। तो फर्टिलाइजेशन अभी मैंने बताया, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं, यूजुअली जो मेल के ह्यूमन बीइंग के जो स्पर्म है मेल के, वो मोटाइल होते हैं क्योंकि उनमें टेल होती है और वो बहुत तेज़ी के साथ रैपिडली चलते हैं, मूव करते हैं। और वो कहाँ पर, सर्विक्स से होते जाते हैं। जब कोइटस होता है, जब इंसेमिनेशन होता है फीमेल की बॉडी में विजाइना के थ्रू, तो स्पर्म जो होते हैं इंसेमिनेट होकर सर्विक्स के थ्रू कहाँ पर पहुँचते हैं, आपकी फैलोपियन ट्यूब में पहुँचते हैं। फैलोपियन ट्यूब में एक जगह होती है जहाँ पर एम्प्यूला और इस्थमस ये दोनों आपस में जुड़ते हैं। इसको हम एम्प्यूलरी और इस्थमस जंक्शन कहते हैं। यहीं पर जो ओवा रिलीज होता है वो यहाँ पर आता है और स्पर्म जाकर इसको फ्यूज़ कर देता है। तो यही वो जगह है जहाँ पर स्पर्म और ओवा का फ्यूज़न होता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन होता है। मोटाइल स्पर्म्स टू रीच द जंक्शन ऑफ isthmus and ampulla of fallopian tube, the ova also reaches there and fusion of gamete take place in at ampular isthmus junction। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, यानी कि जो ये फर्टिलाइजेशन होता है असल में इनका फ्यूज़न कैसे होता है, तो उसकी थोड़ी हमें गहराई में उतरना पड़ेगा। कैसे, स्पर्म के ऊपर जब मैंने आपको स्पर्म का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के ऊपर एक कैप जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एक्रोसोम कहते हैं। अब ये एक्रोसोम करता क्या है, ये एक्रोसोमल रिएक्शन करता है कहाँ पर, जो आपकी ओवा के चारों ओर जो वॉल होती है, कोरोना वॉल होती है, उसके ऊपर ये वॉल क्या करता है, रिएक्शन करता है। कुछ एंजाइम्स होते हैं इसके पास, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, उनके द्वारा ये उसको डिसॉल्व करता है लेयर को और अंदर की तरफ घुसता है। कैसे घुसता है, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म एक्रोसोमल रिएक्शन करेगा और वो डिसॉल्व करेगा एग एनवेलप को। ये एग एनवेलप जो होता है आपका, इसका नाम होता है बेटा कोरोना कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा को ये डिसॉल्व करेगा, फिर जो नेक्स्ट वाली जोना पेलुसिडा लेयर होती है उसको पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा। अब देखिए ऐसा क्या होता है इस एक्रोसोम के अंदर, तो इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है हाइलुरोनाइडेज। क्या होता है, हाइलुरोनाइडेज। ये आपको नाम याद रखना है। अब इस हाइलुरोनी इस हाइले इस हाइलुरोनाइडेज जब इसका लाइसिस होता है तो ये हाइलुरोनिक एसिड बनाता है, हाइलुरोनिक एसिड बनाता है और ये एसिड ही लाइसिस करता है, डिसॉल्व करता है जोना पेलुसिडा को। तो जो आपका ये हाइलुरोनाइडेज है ये डिसॉल्व करता है या फिर एक तरह से निकालता है डिसॉल्व होने के बाद हाइलुरोनिक एसिड पॉलीमर कहाँ पर, जो इंटरसेलुलर स्पेस होता है किसके, ग्रेनुलोसा सेल्स में। ग्रेनुलोसा सेल्स किसकी होती है, मैंने आपको बताया था कि ओवा के चारों ओर कोरोना रेडिएटा होता है, एक बाहर वाली लेयर होती है जो किसकी बनी होती है, ग्रेनुलोसा सेल्स की बनी होती है। तो उनको ये डिसॉल्व करता है और कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट करके उसको डिसॉल्व करके फिर ये एक्रोसिन जो अगली वाली लेयर होती है उसको डिसॉल्व करता है, जिसकी वजह से जोना पेलुसिडा भी डिसॉल्व हो जाती है। जोना पेलुसिडा के डिसॉल्व होते ही जो परमेबिलिटी होती है वो चेंज हो जाती है किसकी, ओवा की। फिर दूसरा स्पर्म इसको दोबारा से पेनिट्रेट नहीं कर सकता। एक स्पर्म ने अगर एक बार ओवा को किसी को फर्टिलाइज कर दिया, फ्यूजन हो गया, तो उसके बाद ये लेयर ब्लॉक हो जाती है, ये याद रखना। फिर दूसरा अदर स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, ना फ्यूज कर सकता। ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ बातें हैं, कुछ शर्तें हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन तभी होता है बेटा जी जब ओवा और स्पर्म जो है उन दोनों का ट्रांसपोर्टेशन साथ में हो, साइमल्टेनियसली हो। समझ में आ रहा है, देखिए अगर इस तरफ से स्पर्म है
और इस तरफ से ओवा है, ये दोनों ही एक साथ रिलीज़ हुए हैं अपनी जगह से, क्योंकि अगर ओवा पहले चल पड़ा तो ये बाहर निकल जाएगा और स्पर्म लेट पहुंचेगा इस तक, ठीक है। क्योंकि इन दोनों को एक इस तरह से एक टाइम पर रिलीज़ होना है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है कि ये इस्थमस और एम्पुला या इस्थमस जंक्शन पर ही दोनों आपस में टकराएं। यानी कि एक बस स्टॉप है जहाँ पर इनको मिलना है। आप समझ लीजिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि एक जगह है, उनको इस समय पर छोड़ना चाहिए। एक तीर है, उसको अगर हम किसी चीज़ से टकराना चाहते हैं, किसी चीज़ को पेनिट्रेट करना चाहते हैं, तो उसका सही समय पर छोड़ना बिल्कुल ज़रूरी होता है और सही स्पीड के साथ। तो सब चीज़ें मैटर करती हैं। इसीलिए अगर एक भी लेट होता है, ये एक जल्दी हो जाता है, तो फिर फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न नहीं होगा। इसीलिए जो कोइटस होता है, तो हर कोइटस ज़रूरी नहीं है कि वो प्रेगनेंसी को या फर्टिलाइजेशन को लीड करे, क्योंकि हर पॉपुलेशन के अंदर प्रेगनेंसी हो ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो कई बार इस वजह से भी प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, ठीक है, क्योंकि जो टाइमिंग होती है वो गलत हो जाती है ओवा के और स्पर्म के रिलीज़ होने की। आगे बढ़ते हैं। जब बेटा स्पर्म कम, मैंने अभी बताया कि जब स्पर्म कांटेक्ट में आता है किसके लेयर के, कोरोना रेडिएटा के, तो वो डिसॉल्व हो जाती है। उसके बाद जो अगली होती है एक्रोसिन यानी कि जोना पेलुसिडा भी पेनिट्रेट हो जाती है। उसके बाद ब्लॉक हो जाती है लेयर, और फिर जो एडिशनल स्पर्म है वो उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाता, वो ब्लॉक हो जाती है मेम्ब्रेन, और इस तरह से दूसरा स्पर्म इसको दोबारा से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। करोड़ों स्पर्म एक बार में रिलीज होते हैं, मैंने आपको बताया था। इसीलिए जो इस करोड़ों स्पर्म्स के बीच में एक रेस लगती है, जो पहले आगे निकल जाता है, पहले पेनिट्रेट कर देता है ओवा को, वही जीतता है, वही ओवा को क्या करता है, फ्यूज करता है। चलिए, अब जो अगली चीज़ है आपकी फर्टिलाइजेशन के अंदर, तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जब स्पर्म एक बार ओवा को रिलीज कर दिया, तो मैंने जब आपको oogenesis पढ़ाया था, तो उसमें जो सेकेंड माइटोटिक डिवीजन था वो रुका हुआ होता है। तो सेकेंडरी माइटोटिक डिवीजन में जो सेकेंडरी oocyte बनता है, अब वही पोलर बॉडी को रिलीज करता है, और हैप्लॉइड ओवा जो होता है ooted उसमें बदल जाता है, और उसके बाद उसका न्यूक्लियस जो होता है वो हैप्लॉइड बन जाता है। इस तरह से एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस किसका, ओवा का, और एक आपका स्पर्म हैप्लॉइड, दोनों मिलकर डिप्लॉइड जायगोट का निर्माण करते हैं। जायगोट वही सेल होती है जिससे कि आपका और मेरा और सभी मनुष्य का जन्म हुआ है, ठीक है। तो आप समझ जाइए, जो जायगोट होता है वो डिप्लॉइड होता है, जबकि जो ओवा होता है और स्पर्म होता है वो दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। जब ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं और न्यूक्लियस का एक्सचेंज होता है, दोनों के न्यूक्लियस एक होते हैं, यानी कि डीएनए का अदल बदल होता है, डीएनए का क्रोमोसोम्स एक्सचेंज होते हैं, तो यहाँ पर ही सेक्स डिटर्मिनेशन होता है बेबी का, कि ये लड़का होगा कि लड़की होगी। वो कैसे होगा वो हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल फर्टिलाइजेशन में आपको इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। तो कल हम इसको डिस्कस करेंगे कि इम्प्लांटेशन क्या होता है। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद।